गुरु बिना ज्ञान नहीं मिलता। और एक कवोट है कि गुरु जितना बाहर से सरल होता है उतना अंदर से रोचक होता है। जिनके सानिध्य में मैं पीएचडी कर रहा हूँ, आज वो हमारे साथ मौजूद हैं और आप मिलिए उनसे। सर, आपका स्वागत है हमारे शो में। थैंक यू सर, दीपक जी। पहला सवाल ये है कि आपकी जो स्कूलिंग है वो कहाँ से रही? मेरी दीपक जी स्कूलिंग की अगर बात करें तो स्कूलिंग जो है वो रोहतक के स्कूल्स थे, वेस्ट पब्लिक स्कूल जो है वहाँ से मैंने +2 की थी। और कॉलेज की बात करें तो स्नातक तक की शिक्षा जो रोहतक से ही जो ग्रहण की। आपके समय में सर मास कम्युनिकेशन को एक अलग नज़रिए से देखा जाता होगा, उसके बाद कैसे इंटरेस्ट बना जर्नलिज्म की फील्ड में आने का? ग्रेजुएशन में मैं टॉपर था, कॉलेज का टॉपर था। तो मतलब डाइवर्ट होता है माइंड है बच्चा, स्टूडेंट जब पास करता है तो उसमें अलग अलग सब्जेक्ट में पीयू में थे ऑप्शन इस तरह, मतलब पीयू के अंदर था और हिसार के अंदर था मास कम्युनिकेशन की अगर बात करें तो। डिप्लोमा जो है करवाती थी यूनिवर्सिटी, जो डिप्लोमा करवा कुछ ही यूनिवर्सिटी थे, कुछ ही विश्वविद्यालय थे 2000 के आसपास जो डिग्री जो है करवाते थे मास कम्युनिकेशन के अंदर। तो हिसार का ऑप्शन मेरे को अच्छा लगा और हिसार के अंदर जो प्रॉपर तरीके से उस टाइम पे इंटरव्यू, पहले रिटन टेस्ट फिर ग्रुप डिस्कशन और उसके बाद इंटरव्यू के बाद जो है सिलेक्शन हुआ था मास कम्युनिकेशन के अंदर। तो सौभाग्य है मेरा, मतलब इतने अच्छे इंस्टीट्यूट से जो है वो एजुकेशन जो है मास कम्युनिकेशन की ग्रहण की, तो सौभाग्य। और पीएचडी भी मेरी अगर बात करें तो प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय है, तो मास कम पीएचडी की डिग्री जो है कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से हासिल की। मीडिया एजुकेटर बनने तक में क्या चुनौतियाँ सर रही? मीडिया एजुकेटर बनने तक चुनौतियां तो देखो दीपक जी, स्वाभाविक सा है कि जब जीवन है तो चुनौतियां तो आती हैं और चली जाती हैं। आपके हौसले अगर बुलंद हो तो कोई दिक्कत नहीं आती किसी भी उसमें से। चुनौतियां तो यही था कि कैरियर का बैंकिंग की फील्ड में जाना है, आर्मी में जाना है, तो ये था इस तरह माइंड में। और जब आप बेरोज़गार होते तो ये माइंड में रहता है। लेकिन क्योंकि मास मीडिया का कोर्स ऑप्ट किया था तो एक प्रोफेशनल कोर्स होने की वजह से कभी दिक्कत नहीं आई कि डिग्री करने के बाद, मतलब मैं ये कह सकता हूँ एक भी दिन जो है खाली नहीं बैठा। चैनल्स की तरफ से, प्रिंट मीडिया की तरफ से, मैगजीन्स की तरफ से ऑफ़र रहते थे, लेकिन आपके स्किल्स जो हैं वो बेहतर होने चाहिए। स्किल्स अगर आपके राइटिंग स्किल्स अच्छे हैं, आपके स्पीकिंग स्किल्स जो हैं वो अच्छे हैं, तो आपके लिए नौकरियों की कोई कमी नहीं है इस क्षेत्र के अंदर। तो स्टार्टिंग में टीचिंग में आने से पहले अगर बात करें तो टीचिंग में आने से पहले अनेक चैनल्स के साथ, न्यूज़ एजेंसीज़ के साथ, आपके एडवर्टाइजमेंट एजेंसीज़ के साथ जो है कार्य करने का मेरे को सौभाग्य मिला। और मैंने बड़े ही बेहतरीन ढंग से 2007 तक टीचिंग में, तो 2007 में आया हूँ, 2001 का पास आउट हूँ, 2007 तक जो है 6 साल फील्ड के अंदर काम किया। उसमें हरियाणा गवर्नमेंट का पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट भी है, उसमें बतौर इंफॉर्मेशन ऑफिसर जो है मैंने लगभग 3 साल जो है अपनी सेवाएं दी और बेहतर तरीके से, अच्छे तरीके से कार्य किया। सर, जर्नलिज्म बड़ा डिपार्टमेंट है, आप इसका कार्यभार भी संभाल रहे हैं, यूनिवर्सिटी का डीपीआर का चार्ज भी आपके पास, तो कैसे मैनेज करते हैं सब चीज़ों को? जर्नलिज्म में दीपक जी नो डाउट एक बड़ा डिपार्टमेंट है और डिपार्टमेंट स्टूडेंट्स की संख्या भी काफ़ी है। यूजी के कोर्सेज में पीजी के भी हैं, पीएचडी भी हम करवाते, पीछे एमफिल भी जो है वो करवाते थे। तो डिपार्टमेंट के साथ साथ जो डीपीआर की जो बात कर रहे हो, डैट इज़ आल्सो पार्ट ऑफ द मास कम्युनिकेशन। तो इस तरीके की दिक्कतें जो है नहीं आती। कारण क्या है कि हमारे स्टूडेंट्स जो हैं वो मदद करते हैं। स्टूडेंट्स को जो है एक प्रैक्टिकल एक्सपोजर के जो है प्रोवाइड किया जाता है डायरेक्टरेट के अंदर। तो स्टूडेंट्स की मदद से ही डायरेक्टरेट जो है वो चल रहा है और अच्छे तरीके से चल रहा है। काफ़ी सारे, मैं तो ये नहीं कहूँगा कि कंपैरिजन है हमारा किसी विश्वविद्यालय के साथ, लेकिन मीडिया का पूर्ण सहयोग है। और जब हम कार्य करते हैं, तन्मयता से कार्य करते हैं, टीचिंग का भी कार्य करते हैं, साथ के साथ जो प्रोडक्शन का भी कार्य करते हैं, भले ही वो न्यूज़ पेपर प्रोडक्शन का है या कोई डॉक्यूमेंट्री प्रोडक्शन का है, तो उसमें फिर आपको खुशी भी मिलती है।
तो ऐसा थकान या इस तरह की कोई मैनेज करने वाली कोई वो आवश्यकता नहीं पड़ती। आपके हर एक व्यक्ति के 24 घंटे ही होते हैं, तो उस टाइम मैनेजमेंट के साथ जो है चीज़ें मैनेज जो है प्रॉपर तरीके से कर ली जाती हैं और 9 से 5 के बीच में ही हो जाता है। 5 के बाद भी करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। एक आधी बारी कोई मतलब कोई बड़ा प्रोग्राम है तो अलग बात है। तो ऐसा कोई इशू नहीं, मैनेज करने वाली कोई बात नहीं, स्मूथली सारी चीज़ें जो है वो रन हो रही हैं। सर, यूनिवर्सिटी में बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं और उन डिपार्टमेंट में बहुत सारे इवेंट भी होते हैं और डीपीआर में सबकी न्यूज़ आगे जाती है, तो कभी कोई मैसेज करके ऐसे नहीं कहता कि मेरी न्यूज़ क्यों नहीं लगी आज? नहीं, ऐसा अब तक तो नहीं है, टचवुड से मतलब इस तरह की चीज़ें नहीं हैं। और दूसरा, न्यूज़ आना ना आना ये कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं है कि वो अगले दिन आएगी ही, ऐसा नहीं होता। डिपार्टमेंट के अंदर कोई प्रोग्राम है, कोई इवेंट है, तो वो जो है डिपार्टमेंट की प्रेस रिलीज के रूप में भेजना होता है, उसको हम फॉलो करके एक तरीके से कोऑर्डिनेशन का कार्य जो डीपीआर ऑफिस करता है। और वाइस चांसलर सेक्रेटरीट के जितने भी जिस तरह मीटिंग्स वगैरह हैं वो ऑफिस द्वारा कवर की जाती है, तो बेसिकली वो है। और बाकी डिपार्टमेंट्स के जो प्रोग्राम्स हैं, क्योंकि मान लो साइंसेज का है तो कई सारी टेक्निक्स इस तरीके की होती हैं जो हमारे बच्चों को भी नहीं पता होता है, और तो उसमें क्या है कि साइंस डिपार्टमेंट ही जिस डिपार्टमेंट का जो प्रोग्राम है, सेमिनार है, वर्कशॉप है, वो इन्फॉर्मेशन भेजते हैं। कई बार ये होता है कि वो राष्ट्रीय में होती है, या कई बार क्योंकि हिंदी के अंदर डिमांड ज़्यादा रहती है, हिंदी प्रेस रिलीज़ की, इंग्लिश के पेपर जो कम है, तो फुटेज वगैरह है वो प्रोवाइड डिपार्टमेंट करवा देते हैं। इस तरह मतलब उनका सहयोग पूरा रहता है और उसको हम प्रेस में जो भेजने का कार्य करते हैं। कई बच्चों का प्रोफेसर बनने का ड्रीम होता है, तो कैसे वो अपने ड्रीम को पूरा कर सकते हैं और मंजिल को प्राप्त कर सकते हैं? दीपक जी, अब देखने में ये आ रहा है, इस तरह बच्चे जो है टीचिंग को, बच्चे के समाज के अंदर इस तरीके की धारणा बनी हुई है कि टीचिंग का जो प्रोफेशन है, भले ही वो स्कूल लेवल की टीचिंग है, कॉलेज लेवल की टीचिंग है, यूनिवर्सिटी लेवल की टीचिंग है, कि आरामदायक जॉब है, 9 to 5 भी नहीं है, 16 आवर्स का वर्कलोड है। लेकिन अब समय जो है वो चेंज हो रहा है और ऐसा नहीं है। टीचिंग प्रोफेशन के सामने भी अनेक प्रकार के चैलेंजेस हैं। टेक्नोलॉजी की बात करें तो टेक्नोलॉजी को एडॉप्ट करना, इस तरह मतलब टेक्नोलॉजी को एडॉप्ट करके आगे बढ़ना, वो बच्चे नो डाउट आगे हैं टेक्नोलॉजी के मामले में। टीचर्स जो कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, उनसे आगे हैं, तो उस टेक्नोलॉजी की समझ जो है वो बच्चों को होनी चाहिए। साथ के साथ गूगल के ऊपर काफ़ी सारा मटेरियल है, ई रिसोर्सेज हैं। टीचर, आज के दिन टीचर की भूमिका भी चेंज हो चुकी है। टीचर वो पुराने वाला टीचर नहीं रहा है। एक स्मार्ट क्लासरूम की तरह टीचर भी जो है स्मार्ट होना, टीचर का होना अत्यंत आवश्यक है। और स्मार्ट कब होगा, वो केवल किताबी ज्ञान देकर, किताब में लाइब्रेरी के अंदर हैं। हायर अगर स्टडीज़ की बात करें तो यूनिवर्सिटी लेवल पे हम टीचिंग की बात करें तो केवल किताबी ज्ञान या गाइड के ऊपर या नोट्स अगर कोई टीचर प्रोवाइड कर रहा है तो मैं ये मानता हूँ कि बच्चों का भविष्य ख़राब कर रहा है। केवल नोट्स से काम नहीं चलेगा। इस तरह आपको ई रिसोर्सेज के प्लेटफॉर्म्स जो हैं वो बताना पड़ेगा। साथ के साथ आपको फिर वो बताने के बाद जो है ये बच्चों से ये पूछना पड़ेगा, उनके अंदर इनोवेटिव आइडियाज़ जनरेट करने की सोच जो है वो विकसित करनी होगी। तो टीचिंग में अगर कोई बच्चा अगर जाना चाहता है, हम पूछते हैं क्लासेज में पूछते हैं टीचिंग वाला कहते टीचिंग में जाना चाहते हैं, टीचिंग वाला इतना आसान नहीं है। टीचिंग का टफ है और कांटों भरा रास्ता है। दूसरा, स्टूडेंट्स भी आज के दिन वो पुराने वाले स्टूडेंट्स नहीं, स्टूडेंट्स जो है हाईली टेक्नो फ्रेंडली हैं। तो टेक्निक का आप अगर टीचिंग में जाना चाहते हैं तो टेक्नोलॉजी के साथ एक्विंट हैं। साथ के साथ जो है नॉलेज आपकी जो वास्ट होनी चाहिए और अपडेटेड रहना चाहिए समय के साथ। तो ये है। और जो बच्चे जाना चाहते हैं, ठीक है, नेट का एग्ज़ाम होता है, नेट का एग्ज़ाम है या JRF का एग्ज़ाम है, समय समय पे NTA द्वारा जो है कंडक्ट किए जाते हैं, तो वो एग्ज़ाम दें और जाएँ इस तरह में लोग। और कई सारे जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उसमें PhD भी कंपलसरी कर दी है। अगर यूनिवर्सिटी लेवल पे अगर जाना चाहते हो तो PhD जो है वो कंपलसरी है। नेट प्लस PhD आपका होना अनिवार्य है। और मास कॉम की टीचिंग की अगर बात करें तो मास कॉम की टीचिंग के लिए इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस भी डिजायरेबल मांगा जाता है। तो इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस भी आपके पास होना चाहिए। बहुत सारे बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, फेल हो जाते हैं तो निराशा हाथ लगती है और फिर वो डिप्रेशन में आ जाते हैं। तो कैसे बच्चे डिप्रेशन से बच सकते हैं?
निरंतर जो है अभ्यास करें, और गीता के अंदर भी दे रखे कि कर्म करें और फल की चिंता न करें। और जो निरंतर जो अभ्यास करता है, देखते हैं हम जिस तरह स्टूडेंट्स को देखते हैं, पिछले 15 सालों से मैं टीचिंग का काम कर रहा हूँ, जो कॉन्टीन्यूस जो मेहनत करता है वो बच्चा जो है कहीं ना कहीं जो है सफलता उसको अवश्य मिलती है। और लक्ष्य निर्धारित करके जब बच्चा आगे बढ़ता है तो उसको भी सफलता मिलती है। दूसरा, जो डिप्रेशन की बात कर रहे हो, फ्रस्ट्रेशन की बात कर रहे हो, वो वही आती है जब बच्चे का जो टाइम मैनेजमेंट है वो प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाता, या संगत खराब होने की वजह से इस तरह मतलब कोई लत लग जाती है और है, तो वहाँ उस तरह की स्थिति में आती है जो बच्चा इस तरह मतलब किसी लत से या किसी ऐब से बचा हुआ है, तो वो बच्चा कामयाब हो जाता है। उसको कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता, लेकिन उसको निरंतर अभ्यास जो है वो करना पड़ेगा। अपना जो लक्ष्य है उसके प्रति जो है निरंतर जो है मेहनत जो करनी पड़ेगी। और रही बात सक्सेस रेट, तो ठीक है, नो डाउट, मतलब सक्सेस रेट जो है वो कम हुआ है किसी भी फील्ड में, क्योंकि उसके पीछे कारण क्या है कि स्टूडेंट्स की संख्या भी बढ़ी है। और एक साल आपको अगर ड्रॉप करना पड़ जाता है तो उसी तरीके से लाखों में संख्या जो है बढ़ जाती है, क्योंकि कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम अगर हम लेते हैं तो घबराने की ज़रूरत नहीं। ठीक है, सफलता असफलता पार्ट है। और दूसरा, मेरा ये मानना है कि एक डायरेक्शन में न चल के, इस तरह मतलब सेकंड ऑप्शन भी जो है अपना खुला रखना चाहिए। ऐसा नहीं भी मान लो टीचिंग में जाना है, टीचिंग में मान लो नहीं हो पाता तो दूसरा भी रास्ता जो है खुला रखना चाहिए कि एंटरप्रेन्योरशिप बनेंगे या किस तरीके से एड एजेंसी के अंदर जाना है, किस फील्ड में जाना है, वो रास्ते अगर आप बना के सिस्टमेटिक वे से अगर करते हैं तो कामयाबी जो है, आप लक्ष्य निर्धारित करके जब आगे बढ़ते हैं तो कामयाबी मिलती है। और फ्रस्ट्रेशन, अगर आपका टाइम मैनेजमेंट प्रॉपर है और समय पे उठना है, समय पे खाना है, समय पे इस तरह मतलब घूमना है, परिवार का भी एक महत्व है, परिवार के सदस्यों के साथ अगर आप जुड़े हुए हो तो फ्रस्ट्रेशन और डिप्रेशन नहीं आता। अब आज के दिन जो एक बड़ी समस्या जो है वो एक आभासी माध्यम जो हमारे पास आ गए हैं, जो है वर्चुअल और रियल के बीच जो डिफरेंस जो है वो टीचर्स की भी जिम्मेदारी बनती है कि वर्चुअल लाइफ और रियल लाइफ के बीच जो गैप जो है वो कम हो, क्योंकि स्टूडेंट्स का देखते हैं इस तरह वर्चुअल के अंदर जो इस तरह ज़्यादा झुकाव है, वो कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेशन और डिप्रेशन में लेके जाता है। अनेक अध्ययन जो है, मैं ये अपनी तरफ से नहीं बता रहा, अनेक अध्ययन जो है इसकी और इशारा करते हैं इस तरह। मतलब आगे आने वाले समय में सर आप जर्नलिज्म को कहाँ देखते हैं? जर्नलिज्म का स्कोप जो है वो वाइड रहेगा। आने वाले समय में भी लोकतंत्र के अंदर चौथा स्तंभ माना जाता है। नो डाउट गिरावट आई है, हर एक प्रोफेशन के अंदर गिरावट आई है, लेकिन आने वाले समय में चीज़ें जो है, भविष्य जो है जर्नलिज्म का उज्जवल है। भारत देश के संदर्भ में, विश्व के संदर्भ में जर्नलिज्म का स्कोप की अगर बात करें तो वो वाइड है। सर अंत में जाते जाते आप बच्चों को क्या कहना चाहेंगे? स्टूडेंट्स के लिए तो मैंने बता ही चुका हूँ। वैसे तो मैं स्टूडेंट्स को यही संदेश है मेरा कि वे अपना लक्ष्य निर्धारित करके जीवन में आगे बढ़ें और कामयाबी अवश्य मिलेगी। किसी भी परिस्थिति से घबराने की ज़रूरत नहीं। चैलेंजेस जो हैं लाइफ में, अप्स एंड डाउन्स आते हैं, तो उसमें घबराने की ज़रूरत नहीं। आप जो है एक कर्मठ की तरह, योद्धा की तरह जो जीवन में आगे बढ़ें, अपना लक्ष्य जो निर्धारित करके जीवन में आगे बढ़ें। धन्यवाद सर। थैंक यू जी। मैंने आपको बताया अपने जीवन में आने वाली चुनौतियों का डटकर सामना करें और अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती और अपने जीवन में आगे बढ़ें और देखते रहें